हेलो फ्रेंड्स, और एक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है मुद्रा तथा बैंकिंग। इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मुद्रा क्या है, मुद्रा कितने प्रकार की है तथा बैंक क्या होते हैं, हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मुद्रा क्या है। मुद्रा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। हाँ जी, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। जैसे मूल्य संचय की इकाई है, मूल्य का मापक है, इसके साथ साथ है स्थगित भुगतानों का माप है, संचय के रूप में स्वीकार की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि मुद्रा का निर्माण करना पड़ गया। पुराने समय में क्या होता था, वस्तु विनिमय एक प्रणाली थी जिसको बार्टर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। उस समय में यह किया जाता था कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरी वस्तु को चाहिए होता था तो वो वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया करता था। उसी को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। उस प्रणाली में काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे कि दोहरा संयोग हुआ है, मूल्य में अभाव हुआ है, माप तोल में समस्या हुई है। तो इस प्रकार की समस्या जब उत्पन्न होने शुरू हुई तो लोग बागों ने क्या करा कि कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो सामान्य रूप से सभी स्वीकृत किया जा सके, अर्थात मुद्रा का निर्माण हुआ। जैसे कि अब यहाँ पे है मुद्रा क्या है। मुद्रा एक ऐसी चीज है जो मुद्रा का कार्य करे, अर्थात मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। जैसे विनिमय का माध्यम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो कि विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। इसके बाद है मूल्य का मापक। इसमें क्या है कि जो मुद्रा है, आज मुद्रा के द्वारा सुई से लेके एरोप्लेन तक हर एक चीज का एक मूल्य फिक्स कर दिया गया है। 1 रुपए, 100 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, हर चीज का एक मूल्य फिक्स कर दिया गया है। पुराने समय में क्या होता था कि अगर किसी को गेहूं चाहिए होता था तो वो किसी आलू वाले को या प्याज वाले से उससे वस्तु विनिमय करता था। आज के समय में गेहूं और आलू प्याज के मूल्य में काफी अंतर है। इसी प्रकार से क्या है कि विनिमय का माध्यम, अब जो भी वस्तु का आप आदान प्रदान करते हो, जो भी कोई चीज वस्तु को आप खरीदते हो, तो वो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, वो है मुद्रा। इसके बाद है मूल्य का मापक। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सुई से लेके एरोप्लेन तक, आज के समय में आप कोई भी चीज मार्केट से परचेज करने जाते हो तो हर चीज की एक कीमत होती है। 1 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, कितने भी, हर चीज की एक कीमत फिक्स कर दी गई है, जो कि वस्तु विनिमय की समस्या का समाधान इस मुद्रा के द्वारा ही हुआ है। उसके बाद है स्थगित भुगतानों का माप। आज के समय में होता क्या है कि आप कोई भी चीज पहले परचेज करके लेके आ सकते हो और उसकी ईएमआई आप फ्यूचर में भर देते हो। आप अपने क्रेडिट कार्ड से या फिर ईएमआई के माध्यम से उसको आप फ्यूचर में, उसको भविष्य में उसका भुगतान कर सकते हो। इसके बाद आता है मूल्य संचय हेतु। इस पॉइंट में क्या है, पुराने समय में क्या होता था, जो भी कोई भी प्रॉपर्टी होती थी वो होती थी एनिमल्स के ऊपर, कि भाई आज के आपके पास कितनी गाय है, भैंस है, तो वो ऐसे बोलते थे कि भाई 10 गाय है, 20 गाय है, 50 है गाय। तो उस समय में क्या होता था, जिसके पास जितने एनिमल होते थे वो उतना ज्यादा अमीर समझा जाता था। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी प्रॉपर्टी कितने की है तो आप ये बोलते हो 1 करोड़, 2 करोड़, 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख, कुछ ऐसे आंसर आता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, आपके पास जो भी मकान है, हाउस है, उसमें जो भी कितना भी पैसा लगा हुआ है, उन सबको जोड़ के आपने एक अप्रोक्स बोल दिया कि इतने के आसपास है। क्या इसमें आपने अपने घरों की ईंटों को काउंट करा कि भाई इस वाली वॉल पे 1000 ईंट है, इस वाली पे 500 है, इस पे 700 है? क्या ईंटों को काउंट मतलब किया, या इतने रूम है, इतने फैन है, इतने ये है? नहीं, आपने अप्रोक्स करके बता दिया कि भाई 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, इतने के आसपास की आपकी प्रॉपर्टी होगी। तो मूल्य संचय का हेतु, अर्थात आज आप बड़ी से बड़ी चीज को भी एक मुद्रा में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन कर सकते हो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद संचय के रूप में स्वीकार की जाती है। संचय के रूप में क्या है कि संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना, स्टोरेज करना। तो आज
पुराने समय में क्या होता था कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो 1-2 हफ्ते में या 2-3 दिनों में ही खराब हो जाती थी। आज अगर आपके पास मुद्रा पहले से स्टोरेज है, आपके पास मुद्रा है, तो आप कोई भी चीज जाके परचेज कर सकते हो। इसके साथ साथ मुद्रा की आपूर्ति, अर्थात मुद्रा कितने प्रकार की होती है। हाँ जी, अभी इसमें पॉइंट में आपका क्या है कि आपका सिर्फ M1 ही आएगा, M2 M3 M4 सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इस वाली यूनिट में से क्या है, आपका आधे से ज्यादा सिलेबस से हटा दिया गया है। अब सिर्फ इसमें बेसिक चीजें ही छोड़ी गई है, जैसे मुद्रा क्या है, वस्तु विनिमय क्या है, और मुद्रा आदेश मुद्रा क्या है, न्यास मुद्रा क्या है, और आपका बैंकिंग क्या है। सिर्फ यही बेसिक चीजें हैं और मोस्टली इस चैप्टर से ज्यादातर चीजों को हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति M1 M2 M3 M4 आपके सिलेबस में सिर्फ M1 ही आएगा। M1 में क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति होती है कि मुद्रा किन किन के पास उपलब्ध है। सबसे पहले जनता के पास करेंसी, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, इसमें यह बोला हुआ है कि आज जितनी भी जनता के पास मुद्रा है उन सबको जोड़ दो। उसके साथ ही साथ बैंकों के पास जो टीडी है, अर्थात बैंकों के पास जितना भी जनता का पैसा जमा है उनको भी जोड़ दो। उसके साथ साथ आरबीआई के पास जो अन्य जमा है, अन्य जमाओं में आ गया जैसे IMF के द्वारा जो पैसा जमा किया हुआ है या नाबार्ड के द्वारा जो पैसा जमा किया होगा, इन तीनों को अगर आप जोड़ देते हो तो M1 के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे ये बोला हुआ है कि C, DD और OD इन तीनों को अगर आप जोड़ देते हो, प्लस कर देते हो, तो M1 का रूप धारण कर लेता है। मुद्रा की आपूर्ति का अर्थ है कि भारत में मुद्रा कहां कहां उपलब्ध की जा चुकी है या कहां कहां मुद्रा के सोर्सेज हैं। उसके साथ आप आता है कि C, DD और OD जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। इसके बाद है मांग जमाए। मांग जमाए क्या होता है, किसी भी समय बैंक से निकलवाया गया पैसा, आपने जो भी बैंक में पैसा जमा करवाया है वो आप चेक के थ्रू निकलवा सकते हो, वो आपका खुद का ही पैसा है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मुद्रा क्या है, 2 प्रकार की मुद्रा होती है, एक होता है आदेश मुद्रा, एक होती है न्यास मुद्रा। आदेश मुद्रा वो होती है जो सरकार के आदेश के द्वारा जारी की जाती है। जैसे आपको भी पता होगा कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने 500 के और 1000 के नोट आदेश से हटा दिए थे, उनकी वैधता खत्म कर दी गई थी। तो आदेश मुद्रा वो होती है जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है, इसमें सिक्के और नोट दोनों शामिल होती हैं। एक होता है न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा होती है विश्वास पर आधारित, अर्थात न्यास मुद्रा उस मुद्रा को कहा जाता है जो कि प्राप्तकर्ता और जो देने वाले के बीच में एक विश्वास का एक प्रूफ होता है, जैसे कि चेक के द्वारा। अर्थात जब भी आप कोई मार्केट में शॉपिंग करते हो या कोई भी चीज परचेज करते हो तो कोई इंसान चेक के द्वारा पेमेंट करता है, अर्थात वो जो चेक उसको देता है तो ऑन द स्पॉट पैसे तो कटते नहीं है, तो वो चेक क्लियर होने में भी 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है, अर्थात उसी चेक के माध्यम से, चेक एक प्रकार का विश्वास है जो लेने वाले तथा देने वाले के एक बीच में मुद्रा का कार्य कर रहा है। उसके बाद अक्सर एक मार्क्स का क्वेश्चन पुट होता है कि भारत में वित्त मंत्रालय के द्वारा ही एक के सिक्के, 1 रुपए के नोट और सभी सिक्के जारी किए जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या फिर 1 रुपए का नोट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो उसका आंसर है भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब हम बात करते हैं यहां पर बैंकिंग की, तो आइए अब हम बात करते हैं बैंकिंग की। ये होता क्या है, अक्सर 2 प्रकार के बैंक होते हैं, एक होता है केंद्रीय बैंक, दूसरा होता है वाणिज्य बैंक, जिनको व्यावसायिक बैंकों के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहा जाता है जो कि एक अर्थव्यवस्था का मुख्य बैंक होता है, या इसे सरकार का बैंक भी कहा जाता है, सरकार का बैंकर भी कहा जाता है, बैंकों का बैंकर भी कहा जाता है। वही केंद्रीय बैंक नोट को जारी करता है तथा मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। तो हर एक अर्थव्यवस्था का एक अपना केंद्रीय बैंक होता है। उसी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय बैंक है, आपने सुना होगा आरबीआई।
आरबीआई ही नोट को जारी करता है। इसके साथ साथ है जो दूसरे बैंक होते हैं जिनको हम वाणिज्य बैंक या फिर व्यावसायिक बैंक के नाम से जानते हैं, वो अन्य बैंक होते हैं। जैसे आप एसबीआई है, पीएनबी है, आईडीबीआई है, कोटक है, एक्सेट्रा। इन्हीं सभी बैंकों को वाणिज्य या फिर व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक क्या होता है, अर्थात बैंकिंग क्या होती है। बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है, हाँ जी, बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जहां पे लोगों के पैसे को जमा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उनको ऋण दिया जाता है। हाँ जी, बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जहां पे लोगों की मांग जमाओं को जमा किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण दिया जाता है। ऋण साख के माध्यम से दिया जाता है। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर। जैसे कि है केंद्रीय बैंक। भारत का जो बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई। और जो बैंकिंग है वो एक वित्तीय संस्था है, मुद्रा और साख का में व्यापार करती है। और जो वाणिज्य बैंक है वो है, वाणिज्य बैंक वो बैंक होते हैं जो जिनका संबंध जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम सभी जो इंडियन हैं, हम जो आम जनता है, हमारा जो बैंक में अकाउंट है वो एक वाणिज्य बैंक अर्थात व्यावसायिक बैंक में है। वाणिज्य बैंक का जो संबंध जो जनता से प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता अपना पैसा वहां पे जमा करवाती है और आवश्यकता पड़ने पे ऋण के माध्यम से लोन भी लेती है। इसके साथ साथ क्या है, अभी हम बात करते हैं आरबीआई की। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है। वित्तीय प्रणाली में सर्वोच्च संस्था आरबीआई जो है वो भारत की सर्वोच्च संस्था है वित्तीय प्रणाली में। इसके साथ साथ है मुद्रा व बैंकिंग ढांचे का संचालन करना। आरबीआई के द्वारा ही भारत में मौद्रिक नीति का संचालन किया जाता है, अर्थात नोट को जारी किया जाता है। इसके साथ साथ है मौद्रिक नीति का निर्माण, कि मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है जब स्वीति अंतराल आता है, अस्वीति अंतराल आता है, या जब अत्यधिक मांग होती है, अभावी मांग होती है, या जब रिसेशन आता है। ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें आधे से ज्यादा ऐसे पॉइंट है जो आपकी अगली यूनिट में एक्सप्लेन काफी अच्छी तरह से किए हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नोट जारी करना। जैसे 100 का, 500 का, 200 का, 2000 का, जो भी कोई नोट होता है वो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद है बैंकों का बैंकर। जो ये सभी बैंक है, एलजीएफसी है, पीएनबी है, कोटक है, एक्सेट्रा, इन सबके ऊपर एक ही बैंक है जिसका नाम है केंद्रीय बैंक। जो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। साख नियंत्रण, आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति का संचालन किया जाता है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, या अत्यधिक मांग बढ़ जाती है, तो साख नियंत्रण के द्वारा उसे सही किया जाता है, जो कि खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से या फिर नगद रिजर्व अनुपात के माध्यम से, अर्थात गुणात्मक उपाय तथा मात्रात्मक उपाय के माध्यम से की जाती है। ये वाला भी जो टॉपिक है ये भी दूसरी यूनिट का है। इसको जब हम वहां पे आएंगे तो अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है विदेशी मुद्रा का संग्रह एवं संरक्षण। तो जो आरबीआई है, भारत का आरबीआई, अगर आपको विदेश में कहीं पे जाना है या भारत से कोई भी विदेशी मुद्रा को प्राप्त करना है, तो ये सभी मुद्रा आप व्यावसायिक बैंकों से, वाणिज्य बैंकों से प्राप्त करते हो। और ये जो वाणिज्य बैंक है ये आरबीआई को देता है तथा आरबीआई से ही ये स्वीकृति प्राप्त करता है। इसके बाद मैं आपके पास आता हूं कि व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं। व्यावसायिक बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था होती है जहां पे लोगों का पैसा जमा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पे उन्हें ऋण भी दिया जाता है। इसके साथ साथ व्यावसायिक बैंक का मुख्य काम होता है लाभ अर्जित करना। वो ऋण देने के माध्यम से, साख निर्माण करने के माध्यम से अधिक लाभ अर्जित करना चाहता है। इसके साथ साथ व्यावसायिक बैंक जनता के 3 प्रकार के खाते खोलता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका बैंक में जो अकाउंट है वो कौन से प्रकार का है। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या फिर सावधि खाता है। जो 3 प्रकार के अकाउंट खोलता है वो है, एक होता है बचत खाता, एक होता है चालू खाता, एक होता है सावधि खाता। इसके साथ ही साथ आपसे एक क्वेश्चन और पुट किया जाता है कि भाई आरबीआई अर्थात केंद्रीय बैंक या वाणिज्य बैंकों में अंतर क्या है। तो अंतर आपके सामने जो मैंने अभी आपको बताया है, ये केंद्रीय बैंक में बैंकों का संपर्क होता है,
वाणिज्य बैंकों का, और जो आम जनता है उनका जो संपर्क है वो वाणिज्य बैंक या फिर व्यावसायिक बैंकों के साथ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक दर क्या होती है। बैंक दर वह ब्याज की दर होती है जो एक बैंक के द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं रेपो दर। रेपो दर क्या होती है? जो आरबीआई अर्थात केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को अल्पकाल के लिए जो ऋण प्रोवाइड करता है, जिस दर पे ऋण को देता है, उसी को ही रेपो दर कहा जाता है। एक बार फिर से आप सुनिएगा, अल्पकाल के लिए आरबीआई के द्वारा व्यावसायिक बैंकों को ऋण जो दिया जाता है उसी को ही रेपो दर कहते हैं, जिस दर पे वो ऋण को दिया जाता है। रिजर्व रेपो दर में क्या होता है? जो अन्य बैंक होते हैं, जो व्यावसायिक बैंक जो आरबीआई को ऋण देते हैं, उसी को ही रिजर्व रेपो दर। इसमें एक शब्द आ गया रिजर्व, अर्थात इसी का ही आप उल्टा कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। इस पॉइंट में और इस पॉइंट में सीआरआर में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो वैधानिक तरलता अनुपात एक निश्चित अमाउंट होता है जो वाणिज्य बैंक या व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक अपने पास एक निश्चित अनुपात में अमाउंट को छोड़ते हैं। जैसे सपोज करो, उदाहरण के लिए एसबीआई के पास अगर 1 करोड़ रुपया है या 1000 रुपया है, तो वो उसका एक निश्चित अनुपात अपने पास छोड़ के चलेगा, अर्थात वो 800 रुपए, 1000 रुपए में से 800 रुपए वो ऋण के माध्यम से लोगों को दे देगा और 200 रुपए अपने पास वो आरक्षित छोड़ेगा। उसी को ही वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। एक निश्चित अनुपात में व्यावसायिक बैंक जो मुद्रा अपने पास सुरक्षित छोड़ता है, उसी को ही वैधानिक तरलता अनुपात। इसके बाद है सीआरआर, इसमें बोला गया है नगद आरक्षित अनुपात। ये एक ऐसा अनुपात है जो कि हर एक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित अनुपात में एक अमाउंट को रिजर्व करवाना पड़ता है। जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, आईडीबीआई है, जितने भी बैंक है, ये सभी बैंक अपने मुद्रा का कुछ प्रतिशत, जैसे सभी बैंक है, सपोज हम करते हैं एचडीएफसी बैंक, मान लो इसके पास 5 करोड़ रुपए हैं या फिर 500 रुपए हैं, और आईसीआईसी पे 800 रुपए हैं, एसबीआई पे 1000 रुपए हैं। तो आरबीआई क्या करता है कि सीआरआर के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि सभी बैंक अपने जो भी इनके पास मुद्रा है उसका 10%, 5% या 8% अनुपात के रूप में, एज अ सिक्योरिटी के रूप में आरबीआई के पास रखवाएगा। जैसे किसी बैंक के पास अगर 1000 रुपए है तो उसका 10% 100 रुपए, अगर किसी बैंक के पास 800 रुपए है तो वो 80 रुपए, किसी बैंक के पास 5000 रुपए तो उसका 10% होगा 500 रुपए। एक निश्चित अमाउंट के रूप में आरबीआई के पास जो पैसा रखवाया जाता है व्यावसायिक बैंकों के द्वारा, उसी को ही सीआरआर कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको साख का निर्माण के ऊपर वीडियो चाहिए, जिसको क्रेडिट क्रिएशन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल के ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। इसके हिंदी में और इंग्लिश में जो नोट्स होंगे वो हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।